हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरु। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 6 का पृथ्वी हमारा आवास इस पुस्तक का 5वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल शुरू किया था, जिसमें हमने जाना था कि पृथ्वी के 4 मुख्य मंडल हैं, जिसमें सबसे पहला था भूमंडल, फिर जलमंडल, तीसरा वायुमंडल और चौथा जीवमंडल। भूमंडल में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर हमारे मुख्य 7 महाद्वीप हैं। इनमें सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनके बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की थी। और फिर हमने जलमंडल शुरू किया था। जलमंडल का मतलब है जो भाग जल से भरा हुआ है। तो उसमें हमने आज शुरू करना है महासागर, कि हमारे कितने महासागर हैं, कौन कौन से हैं। बच्चों, 7 महाद्वीप हैं और 5 हमारे महासागर हैं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। महाद्वीप का मतलब है जो धरती वाला हिस्सा है, जहाँ पर लोग रह सकते हैं, और महासागर पानी वाला हिस्सा है जिसमें लोग नहीं रह सकते। तो आज हम शुरू करेंगे महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। इसके लिए आप वापस अपना जो चित्र है 5.1 जिसमें वर्ल्ड मैप दिया गया है, उसमें आपको महासागर और महाद्वीप सारे दिए गए हैं। उसमें आप फिर से जाकर चेक कीजिए, आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। वृत्ताकार आपको पता है गोलाकार होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित आप देख सकते हैं, जैसे दांतों के आकार बने होते हैं ऊपर नीचे। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं दंतुरित। ये जो ऊपर नीचे ऐसे किया हुआ है, दिस इज नोन एज दंतुरित, लाइक डेंटल तट रेखा है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों मतलब जहां आकर जहाज रुकते हैं, एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। पत्तन होते हैं जहाज़ों को खड़ा करने का बेड़ा। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुज का आकार बच्चों आपको पता है, त्रिभुज का आकार ऐसा होता है। तो इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो त्रिभुजाकार ये आपको दिखेगा। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। अगला है दक्षिण महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। बच्चों, आपको उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की तो आपको थोड़ी सी जानकारी होगी ही, फिर भी आपको थोड़ा सा दे देते हैं। जैसे ये आपका मुख्य बिंदु है धरती का, तो ये आपकी जो दिशा है ये आपकी ईस्ट यानी पूर्व है। इसके बैक साइड में होता है आपका वेस्ट पश्चिम। ऊपर को आपका नॉर्थ रहता है और नीचे आपका साउथ दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं, अगर आप इस तरफ को मुंह करके खड़े होंगे तो आपकी पूर्व दिशा इधर को, और आपकी पीठ की साइड को
आपका पश्चिम दिशा, आपके बाएं हाथ की तरफ को उत्तर और दाएं हाथ में दक्षिण आएगा। तो ये आपने दिशाओं का अच्छे से ध्यान रखना है और इसको समझ लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी चलती ही दिशाओं के आधार पर है। अगर आपको दिशाओं के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी ज्योग्राफी पढ़ने में, और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। ये था बच्चों जलमंडल। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वायुमंडल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके 5 मंडल हैं वायुमंडल में। सबसे पहले देखिए क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। तो अब आप इसमें इन तस्वीरों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या संभव है। हम कहाँ रहते हैं? हम क्षोभ मंडल से नीचे भूमंडल में रहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। ये देखिए, आप यहाँ चित्र की सहायता से आप समझ सकते हैं इसको। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा केवल 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ये तेजी से के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं पहाड़ों पर पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों को चढ़ते हैं, जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं तो उसको पर्वतारोही कहा जाएगा। वहाँ उन्हें हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। जितना आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ेंगे उतनी ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। अब ये देखिए चित्र बच्चों, स्थल मंडल और ये नीचे वायुमंडल, जलमंडल। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से उसमें जल का मतलब है जहाँ जल ज़्यादा हो, वायु का मतलब जहाँ वायु की अधिकता है, और स्थल मंडल जो ज़मीनी हिस्सा है जहाँ लोग घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, जहाँ जीवन संभव है, जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु सब पाए जाते हैं, वो आपका जीव मंडल में आता है, जो कि स्थल मंडल में है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अगला है हमारा जीव मंडल, जो कि चौथा है 4 मंडलों में से। 4th वन इज जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ पर हम लोग रहते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव, छोटे से छोटा जीव, बैक्टीरिया
जो आपने सुना ही होगा, दही में भी बैक्टीरिया होता है। और बड़े स्तनधारियों में, जिनमें व्हेल मछली है, हाथी हैं, इन सब के आकार में हमें प्रजातियां जीवों की बहुत सी मिलती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ बच्चों, जो गाड़ियों से आप जब प्रेशर उसको देते हैं, एक्सीलरेटर दबाते हैं, उसमें से जो गंदा धुआं निकलता है उससे हमारी वायु प्रदूषित होती है। और उद्योग, जब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं लोग, उससे भी जो धुआं निकलता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या और गैसों की जो मात्रा होती है वो भी हमारी वायुमंडल की जो हवा है जिसे हमें सांस लेने के लिए प्रयोग करना है वो दूषित हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल 4 हैं: भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी कर लेते हैं। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न करते हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो ये अभी हमने फिर से रिवाइज किया था। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं: भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ये आपने इन चारों के नाम लिख देने हैं। अगला है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिस सीक्वेंस में, यानी कि जिस नंबर पर जो नाम है वही आपने वैसे ही याद रखना है। जैसे पहले नंबर पर एशिया है, एशिया, दूसरे पे यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो आपने इसको ऐसे ही इसी सीक्वेंस में लर्न करना है, क्योंकि ये मतलब बड़े से छोटे के क्रम में इसको लगाया गया है। तो आप इसे एज इट इज़ ही लिखेंगे और एज इट इज़ इसे याद भी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। तो दक्षिणी गोलार्ध बच्चों, मैंने अभी आपको दिशाएं बताई थी। दक्षिणी गोलार्ध, अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड में जो आपके दाएं हाथ की तरफ को दिशा है वो दक्षिणी है। तो दक्षिण में आप जब वर्ल्ड मैप को, संसार के मानचित्र को देखेंगे तो उसमें जो सबसे नीचे को हिस्सा आएगा वो दक्षिणी गोलार्ध होगा। उसमें आपको 2 महाद्वीप कौन से आएंगे? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम ये आपको उस छोटे से एक चित्र में दिए गए हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। अब ये प्रश्न जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पानी की अधिकता है। अगर आप एरोप्लेन में जाएं, हवाई जहाज़ में जाएं और वहाँ से ऊपर थोड़ा ऊंचाई पर जाकर नीचे देखेंगे तो आपको पृथ्वी नीली दिखाई देगी। और वो क्यों दिखाई देगी? क्योंकि इसमें जल की अधिकता है। भूमि का भाग कम है, जल का भाग अधिक है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीली दिखाई देती है। उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि
स्थल का जो अधिकतर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये वे भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यूराल। दूसरा, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि के द्वारा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है नाइट्रोजन, अभी हमने पढ़ा था। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? थलमंडल। और लास्ट, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। अगला है बच्चों, खाली स्थान भरें। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मेरियाना गर्त। दूसरा, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। आपको अभी बताया था हमने कि हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है। तीसरा, डैश स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। ये अभी अभी हमने पढ़ा जीव मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, तो यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है, उत्तर है माउंट एवरेस्ट। तो बच्चों ये थी आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो हमने कर ली है। अब आपने बहुत ही सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक्स में ये कर लेना है इस एक्सरसाइज को, और साथ ही इस चैप्टर को याद भी कर लेना है। और हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे आपने शेयर करना नहीं भूलना और लाइक भी करना है। और चैनल इंग्लिश गुरु को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और सोशल साइंस 6ठी से 10वीं कक्षा के लिए इसमें सारे वीडियोस आपको मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, तो वो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो आपको बनाकर भेज रही हूँ, ताकि आपको ये लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई करने में कोई समस्या ना आए। तो आपने अपना ध्यान रखना है और खूब मन लगाकर पढ़ना है। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।